हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये जो अपना है दूसरा वीडियो है ना, MSD 4 का दूसरा वीडियो है ये, है ना, कंटेंट का दूसरा वीडियो। वैसे ही ये तीसरा वीडियो होगा आपका। पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको 5 साल के जो पुराने पेपर, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली रिपीट हो गए हैं, वही क्वेश्चन जो आपको कल देखने को मिलेंगे, उसमें मैंने वो डिस्कशन किया है। उसके बाद आपका फर्स्ट वीडियो जो आया था अभी जस्ट इससे पहले, इस वीडियो से पहले, वो आपका फर्स्ट कंटेंट वीडियो, ये दूसरा आपका कंटेंट का वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे स्कंदगुप्त, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का जो पूरा जो है, पूरा अपन उसको कवर कर चुके हैं। मोहन राकेश को नाटक का प्रेमचंद भी बोलते हैं, ये अब आप ध्यान रखेंगे। जिस तरह कहानी लेखन में जो है प्रेमचंद प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मोहन राकेश जो है नाटकों के अंदर बहुत ज़्यादा शिखर पर पहुंचे हुए कवि है, ठीक है। तो मोहन राकेश का जो पूरा जो पहले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, उसको आप वहाँ से कवर करिए, ठीक है ना। स्कंदगुप्त भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया है और बहुत बार हर साल रिपीट हो जाता है ये। तो स्कंदगुप्त को अपन आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले शॉर्ट में देखेंगे, फिर इसका लॉन्ग आंसर भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो स्कंदगुप्त नाटक का चरित्र चित्रण, रंगमंची संभावनाएं और प्रसाद के नाटकों में उसका स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, उनमें स्कंदगुप्त भी एक है। तो उनमें ना स्कंदगुप्त का स्थान क्या है वो देखना है, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों में मील का पत्थर है। स्कंदगुप्त नाम से पता लग रहा है कि कोई न कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाटक जो है 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो कहानी हो गया, है ना, कहानी गीत हो गया वगैरह, उन पे कोई मतलब फिक्शन टाइप का, कल्पना की जगत में जाकर के लिखा जाता है। दूसरा कि इतिहास में कोई ऐसा प्रसंग हुआ जिस पर नाटक लिखा जा सकता है। तो कवि 2 तरीके से नाटक लिखते हैं, एक तो कल्पना से सोच के, एक जो इतिहास के कोई प्रसंग को उठा करके नाटक लिखते हैं। तो आपका स्कंदगुप्त जो है बेसिकली एक ऐतिहासिक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। सांस्कृतिक चेतना के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनमें जयशंकर प्रसाद भी हैं। इनकी सारी रचनाओं में इन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास से कोई प्रसंग उठाया और उसको उस पर रचना लिखी है, ठीक है। तो चाहे जैसे कामायनी की रचना होगी, है ना, वो भी इसी तरह इतिहास के प्रसंगों से उठा करके लिखी गई इन्होंने, ठीक है। नाउ स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण। स्कंदगुप्त एक वीर, उद्दात और त्यागी नायक है। वह गुप्त साम्राज्य की रक्षा के लिए हुणों और शकों से युद्ध करता है। उसके चरित्र में कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व है, लेकिन वह अंततः राष्ट्र प्रेम को चुनता है, ठीक है। अब जिस टाइम पे जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त लिख रहे थे, उस टाइम पे वो समय क्या था, बेसिकली आप सोचो, वो समय था आपका 1936 के आसपास, मतलब 1936 के आसपास इन्होंने अपनी लास्ट रचना लिखी थी। उससे पहले का समय मतलब 1918 से 1936 के बीच में जयशंकर प्रसाद अपनी रचना लिख रहे थे। उस दौरान अपने भारत में क्या चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, है ना, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। उस टाइम पे कवि अपना योगदान किस तरह कर सकता है, इस तरह की जो है ऐतिहासिक रचनाएं जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो, उस तरह की रचना करके कर सकते हैं। तो स्कंदगुप्त का इसलिए उन्होंने प्रसंग उठाया ताकि राष्ट्रवाद को लोगों के अंदर बढ़ावा दिया जा सके, है ना। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त भी एक तरह का क्या है, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, ठीक है, जिसके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। एक तरह से भगत सिंह जिस तरह प्रेम को छोड़ करके देश को ही जो है देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उस तरह स्कंदगुप्त को मान लीजिए आप, है ना। एक रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप इसको लिंक कर सको, ठीक है। राष्ट्र प्रेम को चुनता है। वह एक आदर्श शासक का प्रतीक है। स्कंदगुप्त राजा भी है, बट वह एक आदर्श शासक का प्रतीक है, ठीक है ना। इसके बाद में रंगमंच संभावनाएं क्या है इस नाटक के अंदर। अक्सर प्रसाद के नाटकों को अभिनय मंचन के लिए कठिन कहा जाता है, क्योंकि एक तो जयशंकर प्रसाद की भाषा थोड़ी सी अभिजात्य टाइप की है, बहुत ज़्यादा मतलब रिच भाषा है, थोड़ी सी संस्कृत तत्समी टाइप की भाषा है इनकी, तो उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन स्कंदगुप्त में नाटकीयता कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें गीत, संवाद और युद्ध के दृश्य सज्जा, है ना, प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से मंच पर बहुत प्रभावशाली लगते हैं। मतलब ये बेसिकली आप कह सकते हो कुलीन टाइप के जो है नाटक लिखते थे, क्योंकि ये शहरी जीवन में रहते थे ये, ठीक है, गाँव से बिलोंग नहीं करते जयशंकर प्रसाद। तो इनके नाटक भी किस तरह होंगे, थोड़ा सा रिच टाइप के होंगे, ठीक है। सो इनके नाटक जो है इनके माध्यम से मंच बहुत प्रभावशाली लगते हैं, ठीक है। स्थान क्या है नाटक का, स्कंदगुप्त का स्थान क्या है, जो प्रसाद ने जो नाटक लिखे उनके अंदर, यह प्रसाद की नाट्य कला का उत्कर्ष है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। पाठकों और दर्शकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना ये भरता है ये नाटक, ठीक है। इसके बाद अपन इसका लॉन्ग फॉर्म आंसर देखेंगे अब, है ना। सो स्कंदगुप्त नाटक का रंगमंच संभावनाओं की दृष्टि से मूल्यांकन करना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त हिंदी के श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों में अग्रणी है, वही चीज़ वापस यहाँ पे भी है, ठीक है। इसकी रंगमंच संभावना अत्यंत व्यापक है। इसमें इतिहास, वीरता, काव्यात्मकता, राजनीतिक रणनीति और चरित्र नाट्य ऐसे तत्व हैं जो मंचन को प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक नाटकीयता। ऐतिहासिक नाटकीयता में क्या क्या है, गुप्त साम्राज्य का पतन होता है उसको नाटकीयता में दिखाया गया, हुणों का आक्रमण हो गया, स्कंदगुप्त की वीरता हो गया, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक चालें क्या क्या है इसके अंदर, ये सभी घटनाएं नाटक को स्वभावशील रूप से रंगमंची बनाती है। इतिहास पर आधारित दृश्य मंच का
दृश्य मंच पर भव्यता प्रदान करते हैं, है ना। इतिहास पर आधारित दृश्य मंच पर भव्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं वाली शान शौकत दिखती तो ऑब्वियसली भव्यता आ ही जाती है नाटक के अंदर, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है, पात्रों की नाटकीय गहराई कितनी है इसके अंदर। स्कंदगुप्त कैसा है, वीर है, त्यागी है और राष्ट्रनिष्ठ है। देवसेना जिसका इससे प्रेम संबंध भी होता है, प्रेम और नारी संवेदना का प्रतीक है। कुमारगुप्त कौन है, कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के पिता है, शासक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। हूण नायक कौन है, संघर्ष का प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। हूण नायक बेसिकली कौन थे, हूण जो भारत में बाहर से आए थे, यहाँ पे अतिक्रमण करने आए थे। ये एक तरह से जिस टाइम पे प्रसाद ने नाटक लिखा है, हूण किसके प्रतीक के रूप में देखे होंगे, ब्रिटिश जो आए थे उनके रूप में हूणों को देखा होगा नाटक लिखते समय उन्होंने, ठीक है। ये सभी पात्र मंच पर जीवंत संघर्ष और वैचारिक टकराव और भावनात्मक उथल पुथल पैदा करते हैं। समझ रहे होंगे नाटक के माध्यम से क्या बताना चाह रहे होंगे जयशंकर प्रसाद, है ना। तीसरा पॉइंट है, संवादों की काव्यात्मक शक्ति। प्रसाद की भाषा संस्कार युक्त, साहित्यिक और लयपूर्ण है। संवादों में वीरता, राष्ट्रभाव और भावनात्मकता की गूंज है। मंच के लिए ऐसे संवाद दर्शकों का गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। दृश्य विन्यास की व्यापकता, दृश्य विन्यास की व्यापकता, जस्ट वेट ए मिनट। दृश्य विन्यास की व्यापकता, है ना। दृश्य विन्यास की व्यापकता पर बात करें तो नाटक कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करता है, जैसे कि इसमें युद्ध के दृश्य आते हैं, राजदरबार का दृश्य आता है, षड्यंत्र के दृश्य आते हैं, प्रेम का दृश्य आता है ना, राष्ट्रभक्ति के उल्लासपूर्ण दृश्य आते हैं। तो इस तरह के कई सारे दृश्य आते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये एक्स्ट्रा ये सब है ना होलिस्टिक पॉइंट्स है, जिसको आप अगर नाटक का किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है स्कंदगुप्त से रिलेटेड, तो आप उसमें तोड़ मरोड़ के लिख दोगे। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो को, या फिर पीडीएफ से रिवाइज करना पड़ेगा वीडियो देखने के बाद, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में आपकी फिट हो जाएंगी, ठीक है। ये रंगमंच पर विविधता लाते हैं और नाटक को प्रभावशाली बनाते हैं। इसके बाद आती है संगीत और प्रकाश की संभावना इनके नाटक में कितनी है। तो युद्ध दृश्यों में संगीत और ध्वनि प्रभाव का उपयोग नाटक की नाटकीयता को बढ़ाता है। प्रकाश व्यवस्था पात्रों की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को उभारती है, जैसे कि लाइट का कम ज़्यादा होना भी क्या होता है, पात्रों के जो मनोभाव होते हैं उनको उभारने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अंधेरे में जो है आपके ड्रावने शूटिंग की जाती है, और लाइट के अंदर क्या कौन कौन पैदा होता है, देवता जो है उसमें प्रकट होते हैं, है ना। तो इस तरह का आप देख नाटकों के अंदर नहीं, ये नाटकीयता तो है ना। आज भी अपन टीवी में देखते हैं, तो जो जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ पे नेगेटिविटी, और जहाँ लाइट होती है वहाँ पे पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है। तो वो एक लाइट भी जो मंच सज्जा का एक हथियार, एक तरह से टूल है बेसिकली, है ना। मंच पर भव्यता कैसी दिखती है, कपड़े, हथियार, सिंहासन, विशाल सेना की कल्पना। मंच पर भव्यता, कपड़े, हथियार, सिंहासन, विशाल सेना की कल्पना, ये सभी मंच को ऐतिहासिक और भव्य रूप देते हैं, ठीक है। ये अपन ने देख लिया इसमें। नाउ चरम बिंदु और संघर्ष क्या है इस पूरे नाटक के अंदर। स्कंदगुप्त का हूणों के साथ युद्ध, है ना। एक तो इसमें ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्कंदगुप्त ने जो राष्ट्रवादी शासक है एक तरीके का, उसने हूणों के साथ युद्ध किया। दूसरा, प्रेम कर्तव्य का द्वंद्व, कि प्रेम करें या अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, इसका द्वंद्व भी इस नाटक में दिखता है, ठीक है। राष्ट्र रक्षा का संकल्प इस नाटक को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करता है। देखो अगर आप एक नज़र से देखोगे ना, तो ये पूरा नाटक ही बेसिकली जो आपका आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जिस टाइम पे प्रसाद ने ये नाटक लिखा, उस दौरान ये बेसिकली एक नव युवा, उस टाइम का जो यंग आदमी होगा ना, उसको टारगेट करके जो है जयशंकर प्रसाद बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी प्रेम करने की उम्र है या राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने की जो है उम्र है। जैसे कि भगत सिंह का उदाहरण लोगे तो ये आपको पूरा जो है, आपको ये पूरा नाटक ही पूरा समझ में आ जाएगा। राष्ट्र रक्षा का संकल्प करना है या फिर अपने स्वार्थ में पड़े रहना है, वो चीज़, ठीक है। जन चेतना को जागृत करने का भी एक तरह से ये नाटक जो है उस टाइम पे काम कर रहा था। तो बेसिकली प्रसाद की योजना यही थी कि इससे राष्ट्रवाद की भावना जो है फैले, ठीक है। नाउ इसका निष्कर्ष क्या है, कि निष्कर्ष यही कि नाटक स्कंदगुप्त नाटक अपने शक्तिशाली संवादों, विस्तृत दृश्य विन्यास, गहन चरित्र चित्रण और भावनात्मक ऐतिहासिक कथानक के कारण अत्यंत व्यापक रंगमंचीय संभावना रखता है, ठीक है। यह हिंदी रंगमंच की शास्त्रीय परंपरा का उत्कृष्ट प्रतिनिधि। शास्त्रीय परंपरा वह है जिसपे जो आपके पौराणिक आख्यान होते हैं, पौराणिक जो कथानक होते हैं, उन पे जो कोई भी चीज़ रची जाती है, तो वो शास्त्रीय परंपरा का उत्कृष्ट प्रतिनिधि काव्य भी है ये, ठीक है। तो इस तरह आपका स्कंदगुप्त का मोटा सारी डिटेल यहाँ पे कवर होती है, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण एक जो आपका नाटक है, अंधेर नगरी, ठीक है। आधे अधूरे नाटक आपका मोहन राकेश का है, जो मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। मोहन राकेश को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अंधेर नगरी, दोनों नाटक देखो नाम सिमिलर से लग सकते हैं इनके, बट अंधेर नगरी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और मोहन राकेश का है आधे अधूरे, ठीक है। नाउ अंधेर नगरी को जो पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं,
देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसको पहले शॉर्ट में देखेंगे, फिर इसके बाद इसका लॉन्ग आंसर भी अपन देखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक के महत्व, प्रासंगिकता और रंगमंचीय विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी हिंदी का एक कालजयी प्रहसन है, एक सेटायर है। क्या है? एक सेटायर है, मतलब कटा एक तरह से मजाक बनाने जैसा कुछ है, ठीक है जी। कि वो नहीं कहते कि अंधेर नगरी ऐसा कुछ है। अब बीच में आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इस तरह का कुछ जो है सेटायर है। बेसिकली सेटायर मतलब व्यंग्य है एक तरह का है, ठीक है। इसकी प्रासंगिकता और रंगमंचीयता इसे विशिष्ट बनाती है। तो व्यवस्था पर व्यंग्य किस तरह का है कि व्यवस्था पर व्यंग्य ये है कि राजा अंधा है, प्रजा भी अंधी है, इस तरह का बात है इसमें। कि नाटक अंधे शासन व्यवस्था और विवेकहीन राजा यानी चौपट राजा पर तीखा प्रहार करता है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसको आप अपने आंसर लिखो, तब इसको लिखना वहाँ पे ताकि, और इसको ब्लैक पेन से लिखना या फिर इनवर्टेड कोमा में इसको हाईलाइट करके लिखना ताकि ये दिखे कि हाँ यार कुछ ऐसी कुछ चीज़ डाली है जो यूनिक से दिख रही हो, तो आंसर में थोड़ा वजन आ जाता है फिर उसके बाद से, ठीक है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा की उक्ति आज भी प्रासंगिक है, जहाँ योग्यता और अयोग्यता को एक तराजू में तोला जाता है, ठीक है। राजनीतिक चेतना क्या है अंधेरा नगरी के अंदर? भारतेंदु ने अंग्रेजी राज की शोषण नीति को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है, राजनीतिक चेतना दिखाई गई है, ठीक है। आज के दौर में ये भ्रष्टाचार और अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था का चित्रण करता है। आज के दौर में भ्रष्टाचार एक चीज़ जो है आज की आज़ादी के बाद भी भारतवर्ष में फैली हुई, इवन विश्व में सभी जगह भ्रष्टाचार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है, बट फिर भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज भी प्रेवलेंट है, ठीक है। अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था का चित्रण भी जो है यहाँ पे इस अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, ठीक है। रंगमंचता कैसी है? देखो सभी नाटकों में रंगमंचता पूछी जाती है कि जब ये नाटक किसी रंगमंच पर इसको मंचित किया जाएगा तो ये किस तरह का दिखेगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली लोक धर्मी टाइप का है ये, कि मतलब लोगों के जन कल्याण को लेकर के लिखा गया है कि देखो तुम्हारे जन कल्याण करने वाले जो तुम्हारे प्रतिनिधि है, तुम्हारे शासक है, तुम्हारी सत्ता है, वो किस तरह की अंधी है। बेसिकली ये कटाक्ष है बेसिकली, है ना, एक तरह का व्यंग्य है सत्ता के ऊपर, कि जनता को जागृत करने के लिए बताया जा रहा है कि तुम्हारे शासक तो अंधे हैं, तुम तो संभलो एटलीस्ट। तो ये वाली बात इसमें दिखाई गई है अंधेर नगरी का मतलब। आप समझ में आ रहा होगा उसका मतलब, आप जैसा कि इसके नाम में ही पता लग रहा है कि अंधेर नगरी, मतलब जिस नगर का शासन जो है अंधे ढंग से किया जाता हो, ठीक है। नाउ इसमें नौटंकी और लोकनाट्य के तत्व भी है। इसमें संवाद छोटे, चुस्त और लयात्मक यानी गतिशील है। इसे मंच पर खेलना बहुत आसान और प्रभावी होता है। कम खर्च में इसे कहीं भी नुक्कड़ या मंच पर खेला जा सकता है, ठीक है। तो नुक्कड़ नाटक का एक एग्जाम्पल आप जो लिख सकते हो अंधेर नगरी के अंदर भी, अंधेर नगरी भी उसमें जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ इसका लॉन्ग फॉर्मेट आंसर अपन डिस्कस करेंगे अब। तो प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी नाट्य परंपरा में अंधेर नगरी का जो है स्थान निर्धारित करिए। अंधेर नगरी का स्थान निर्धारित करिए। तो स्टार्ट करते हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित वह व्यंग्य नाटक है जिसे आधुनिक हिंदी परंपरा की नींव रखी, है ना। शुरू में जो नाटक लिखे गए वो बेसिकली आपके भारतेंदु द्वारा ही लिखे गए थे, है ना। तो इन्होंने नींव रखी नाटक परंपरा की, ठीक है। इस नाटक का स्थान हिंदी रंगमंच में इसलिए विशेष है क्योंकि यह न केवल तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का विद्रूप प्रस्तुत करता है, बल्कि भारतीय नाटक को आधुनिक चेतना और तर्कशीलता और व्यंग्यात्मकता की दिशा देता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या है? आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत का प्रतीक है कौन सा नाटक? अंधेर नगरी। भारतेंदु को हिंदी नाटक का जनक बोला जाता है। सबसे पहले नाटक भारत हिंदी साहित्य में जो है भारतेंदु द्वारा लिखे गए, तो इनको हिंदी नाटक का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। और अंधेर नगरी आधुनिक हिंदी नाटकों की पहली सफल प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। वैसे तो नाटक और भी लिखे गए बट उनको मंचित नहीं किया जा सकता था, उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट अंधेर नगरी एक ऐसा नाटक था जिसको मंचित भी किया जा सकता था। इससे पूर्व हिंदी नाटक पौराणिक भक्ति या अनुवादित रूप में सीमित था। यह नाटक सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यंग्य शैली को प्रस्तुत कर हिंदी नाटक को आधुनिक रूप देता है, ठीक है। नाउ इसके बाद में व्यंग्य परंपरा का परिवर्तन किस तरह होता है इसमें, कि जहाँ के राजा हो ऐसे, वहाँ की प्रजा हो कैसे। ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया। जहाँ के राजा हो ऐसे, वहाँ की प्रजा हो कैसी, है ना, कैसी होगी। ये जो है बेसिकली आपको ये जो है टैग लाइन लिख सकते हो, एक अच्छा कोटेशन है बेसिकली एक तरीके का। नाटक की यही भूमिका इसे विशिष्ट बनाती है। राजा में न्याय का अभाव, राजा की मूर्खता, दरबार की अव्यवस्था और प्रजा का कष्ट सबको तेज धार वाले हास्य व्यंग्य में दिखाया गया है, ठीक है। ये व्यंग्य शैली आगे चलकर श्रवण कुमार, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती जैसे लेखकों को प्रेरणा देती है।
राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी इस अंधेर नगरी जो इस नाटक है उसमें आपको देखने को मिलता है। राजा का आदेश क्या है? टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, यह कथन प्रशासनिक अज्ञानता, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, न्यायहीन शासन का स्पष्ट उपहास है, मतलब मजाक बनाया जाता है इसके अंदर बेसिकली, है ना। नाटक भारतेंदु के समय की औपनिवेशिक शोषणपूर्ण नौकरशाही व्यवस्था प्रतीक अव्यंग्य बनकर उभरता है। ठीक है, अब रंगमंच तकनीकी कैसी, जब ये नाटक मंचित किया जाएगा तो कैसे कैसे इसमें दृश्य आएंगे। देखो दृश्य बहुत छोटे छोटे आएंगे इसके अंदर। सरल संवाद है क्योंकि लोक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, लोक भाषा का प्रयोग है। दृश्य विन्यास इसमें लयात्मकता है। पात्रों का प्रतीकात्मक निर्धारण है ना। ये सभी आधुनिक रंगमंच की तकनीकें हैं। ठीक है, तो इसका रंगमंच भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये नुक्कड़ नाटक या गली मोहल्ले में भी आराम से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। और प्रशासन शासन की जो बंद आंखें हैं उन पर उनको खोलने का एक प्रयास किया जा सकता है इस नाटक के माध्यम से। ठीक है ना, यह नाटक आज भी विद्यालय रंगमंच और भारतीय नाट्य संस्थाओं में अत्यंत लोकप्रिय है। विद्यालयों में भी कई बार इस नाटक को दिखाया जाता है। ये अत्यंत लोकप्रिय नाटकों में से एक है। ठीक है, सामाजिक चेतना इस नाटक में किस तरह दिखती है? यह नाटक संदेश देता है कि राज्य जब अंधकार में हो जाए तो न्याय समाप्त हो जाता है। मूर्ख शासन करते हैं तो जनता भी अंधकार में डूब जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये जन चेतना जगाने वाला पहला हिंदी का प्रमुख हिंदी नाटक है। आ रही बात समझ में? बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है और आपको ये चीज़ें क्लियरली दिमाग में बैठ रही होंगी क्योंकि कुछ अलग नहीं है। देखो नाटक में 3-4 चीज़ें देख रहे हैं अपन। हर एक नाटक में कॉमन चीज़ क्या आ रही है कि आधुनिक हिंदी नाटक की परंपरा इसमें तो शुरुआत हुई थी। व्यंग्य परंपरा वाला ये नाटक है। हर एक नाटक का कोई न कोई किसी न किसी टाइप का होता है। जैसे कि अभी अपन ने जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त देखा, तो वो किस तरह का है? वो बेसिकली सांस्कृतिक चेतना जागृत करने का, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाला नाटक है। ये व्यंग्य परंपरा प्रशासन के प्रति जो आपका अंधेर नगरी अपन पढ़ रहे हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी इसमें प्रहार मिलता है ना। रंगमंच की तकनीकी अपन ने उसमें भी जो पहले जो 3 नाटक पढ़े उनके अंदर भी देखिए, इसमें भी देख रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉमन पॉइंट है इनमें। ठीक है, सामाजिक चेतना इस नाटक में कैसी है, बाकी अन्य नाटकों में कैसी थी, वो अपन ने देख चुके हैं। अब कालातीत प्रसंग क्या है इसके अंदर? देखो कालातीत प्रसंग का मतलब है कि उस टाइम पे जो चीज़ें थी, क्या आज आज़ादी के 75 साल बाद, है ना, आज भी वो चीज़ें कैसी है, वो उन चीज़ों में कितना सुधारा है। तो कालातीत प्रासंगिकता, क्या ये आज नाटक आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल है। आज भी भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं आपको तानाशाही देखने को मिलती है सत्ता के अंदर। न्यायहीनता का उल्लेख तो आप देखते हो न्यूज़पेपर भरे पड़े रहते हैं, है ना। जब जब उल्लेख होता है अंधेरी नगरी का नाम अवश्य आता है। मतलब आज भी भ्रष्टाचार, तानाशाही और न्यायहीनता का जब जब उल्लेख होता है अंधेर नगरी का नाम अवश्य आता है। इसकी परिस्थितियां आज भी सामयिक है। इसकी साहित्य स्थायित्व को सिद्ध होता है ना। इसलिए अंधेर नगरी को आज भी जो प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? अंधेर नगरी आधुनिक हिंदी नाट्य परंपरा की आधारशिला है। इसमें हास्य व्यंग्य, सामाजिक यथार्थ, हास्य व्यंग्य, सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक आलोचना और रंगमंच प्रयोगशीलता का जो समन्वय है वह हिंदी रंगमंच के इतिहास में स्थायी और अप्रतिम स्थान प्रदान करता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको हाईलाइट करी है, जब आप पीडीएफ को रिवाइज करोगे ना तो इन चीज़ों को देखना दोबारा से, ये चीज़ें आपको कंटेस्ट हो जाएंगी। और इन्हीं जो हाईलाइट किया हुआ इन पॉइंट को बार बार पढ़ लेना। ठीक है, या फिर मैं वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप इन चीज़ों को बार बार मन में मंथन करते रहो या बोलते रहो ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद एक प्रश्न और जो बार बार पूछा जाता है, देखो नाटक है ना, सिमिलर नाम वाले बहुत सारे हो गए, है ना। एक तो अंधा युग हो गया, है ना। अंधा युग तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको। अंधेर नगरी पढ़ाया है ना, अंधेर नगरी। ठीक है, एक आपका मैंने मोहन राके, ये तो था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। एक मैंने पढ़ाया आपको आधे अधूरे, जो पति पत्नी के बीच में जो आधा अधूरापन है ना, उसका है। ये किसका है? मोहन राकेश का। ठीक है, एक और आधा नाम से ही है अंधे, जैसे कि अंधा युग धर्मवीर भारती का, जो मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि मिक्सअप नहीं हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको आधे अधूरे पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो इसमें मैंने आपको अंधेर नगरी पढ़ा दिया है और ये आपको मैं थर्ड वीडियो में पढ़ाऊंगा। मतलब पहले वीडियो में मैंने आपको मोहन राकेश का पढ़ाया, दूसरी वीडियो में भारतेंदु और तीसरी वीडियो में आप किसको पढ़ोगे? धर्मवीर भारती को पढ़ोगे। और इस वीडियो का लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा तो नहीं, बड़ा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कुटच निबंध है, ठीक है, इनकी एक निबंध की एक बुक है पूरी की पूरी, उनमें बहुत सारे इन्होंने छोटे टॉपिक्स पर निबंध लिखे हुए हैं। तो ये कुटच नाम का निबंध है, बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछा गया, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं फटाफट से। कुटच बेसिकली ललित निबंध टाइप का है ना। तो कुटच को ललित निबंध क्यों कहा जाता है? निबंध बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। तो इसकी ये ललित निबंध क्यों कहा जाता है और ये विशेषताएं क्या है? देखो कुटच क्या है बेसिकली। कुटच एक बेसिकली हिमालय की यूँ कह सकते हो कि हिमालय की ओट में पाया जाने वाला एक छोटा सा प्यारा सा वृक्ष है ना, जिसको
जो बेसिकली एक एकांत में पाया जाता है बेसिकली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जब घूमने जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में, तो उन्होंने वो पौधा देखते हैं और उस पौधे पर भी उन्होंने एक निबंध लिखा, है ना। उसी उसी मतलब जो उन्होंने उस पौधे के बारे में लिखा वही एक ललित निबंध बन गया, ठीक है। तो देखो ये ललित निबंध क्यों कहा जाता है, इसको अपन स्टडी करते हैं अपन। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ ललित निबंध है, ठीक है, एक श्रेष्ठ ललित निबंध है, ठीक है। ललित निबंध का अर्थ है ललित निबंध वह विधा है जहाँ लेखक का पांडित्य यानी उसका ज्ञान, उसका व्यक्तिगत चिंतन यानी पर्सनल टच आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। यह शुष्क नहीं होता बल्कि इसमें सरसता और भावुकता होती है ना, सरसता और भावुकता होती है। कुटज की विशेषताएं क्या है? कुटज बेसिकली जिजीविषा का प्रतीक है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा का प्रतीक है, कि मैं अकेला हूँ फिर भी जिंदा रह सकता हूँ, ठीक है, मतलब अकेला होने के बावजूद मैं जी सकता हूँ। तो कुटज एक ऐसा जंगली पौधा है जो कठोर पत्थरों और लू के थपेड़ों के बीच भी शान से खड़ा रहता है। लेखक इसके माध्यम से मनुष्य को अपराजेय जीवन शक्ति का संदेश देते हैं, ठीक है। पांडित्य की सरलता क्या है? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था, है ना। तो उनके ज्ञान के स्तर के अनुकूल है ये चीज जो वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजें जब मिली ना तो ये एक ललित निबंध पैदा हुआ, जो आप कुटज के रूप में पढ़ते हो। मैंने पूरा निबंध पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग है। जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप में ज्ञान की जो है एक धारा फूट पड़ी है, ऐसा लगता है उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। सो एक अच्छा निबंध है, इसलिए इसके बारे में बार बार क्वेश्चन भी आता है। तो पांडित्य और सरलता क्यों है? तो द्विवेदी जी इसमें संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग भी करते हैं, आम बोलचाल भाषा भी इसमें है, मतलब उनका नॉलेज भी इसमें दिखता है और वो जमीन से कितने जुड़े हुए हैं वो चीज़ भी इसमें दिखती है। तो ये ललित निबंध बन पड़ता है, ठीक है। जैसे कि गाँव का एक आदमी जो बहुत गहरी बात करता हूँ, इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी बात, बौद्धिक बात करता हूँ, तो कैसा क्या कि आश्चर्य नहीं होता कि यार ये आदमी गाँव में रहता है, एक नॉर्मल हम जैसे रहते हैं वैसे ही है, बट फिर भी इसका ज्ञान का स्तर कितना है और कि अपने ज्ञान को कितनी आसान भाषा में बोलता है। तो वो ललित्य पैदा हो जाता है वहाँ पे। तो सेम टू सेम आपको इस ललित निबंध में देखने को मिलता है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो आत्मपरकता कैसी है इसमें? निबंध में लेखक केवल कुटज की बात नहीं करते बल्कि उसके बहाने मानव जीवन के संघर्षों पर अपनी राय भी रखते हैं, कि जिस प्रकार कुटज अकेला धूप छांव और में रहते हुए भी अपने जीवन को अपना सर्वाइवल करता है, उसी तरह मानव को भी संघर्षों से जूझते हुए अपने जीवन को जो है आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए जीवन में, और उन उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए वो एस्पायर करता है, जिसकी वो इच्छा रखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। तो फटाफट से इसकी डिटेल देखेंगे कि कुटज निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। ललित निबंध का मैंने आशा आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के सर्वश्रेष्ठ ललित निबंधकारों में प्रमुख है कुटज। उनका निबंध कुटज उनकी लेखन शैली, संवेदनशीलता और कलात्मकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। पहला इसमें क्या है? वस्तु में साहित्य सुंदरता खोजने की क्षमता, कि उनकी दृष्टि इस प्रकार की थी कि वो किसी भी चीज में जो है साहित्यिक सुंदरता खोज सकते थे, ठीक है। तो कुटज तो एक साधारण झाड़ी जैसा पौधा है, ठीक है, उपेक्षित झाड़ी है जिसको कोई यूज भी नहीं करता है, तो उपेक्षित झाड़ी है ये। द्विवेदी जी इसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि इसके भीतर छिपे सौंदर्य और अर्थ को देखते हैं। यह दृष्टि उनके निबंध की मूल विशेषता है। आगे बात समझ में, बहुत सीधी सी बात है, सीधी बात जो आपको सीधी शब्दों में बता दी गई है, ठीक है। भाषा की लयात्मकता, इसमें भाषा सहजपूर्ण, प्रभावपूर्ण और काव्यात्मक है, ठीक है। नाटक और निबंध, है ना, और रिपोर्टाज, यही आपके इसमें पूरे पेपर के अंदर है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, निबंध पढ़ते समय गद्य नहीं कविता का अनुभव होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निबंध पढ़ते समय आपको लगेगा नहीं कि आप जैसे कोई गद्य पढ़ रहे हो, आपको लगेगा जैसे कोई कविता पढ़ रहे हो, क्योंकि हर दूसरी लाइन में आपको एक नया टेस्ट देखने को मिलता है, एक नई फीलिंग आती है, ठीक है। प्रकृति चित्रण किस तरह का है? कुटज पौधे को सूक्ष्म संवेदनात्मक और सौंदर्यमय वर्णन इसमें देखने को मिलता है। रंग, गंध, स्पर्श सबका अद्भुत संयोजन इसके अंदर है। चिंतन और दर्शन किस तरह का है? कुटज की कठोरता में जीवन संघर्ष का रूपक है। कुटज की कठोरता में जीवन संघर्ष का रूपक है। औषधीय गुणों में मानवीय सेवा का संदेश है। पौधे की सहनशीलता मनुष्य के लिए शिक्षा है, ठीक है, वो सहनशील है, पौधा सहनशील है, तो मनुष्य को भी सहनशीलता की शिक्षा लेनी चाहिए। अनुभव और विद्वता का संयोजन कैसा है? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन काल में जो अनुभव प्राप्त किया और जो पढ़ लिख के उन्होंने विद्वता अर्जित की है, वो उसमें कैसे देखते हैं? तो द्विवेदी जी प्रकृति को केवल देखते नहीं है, वो उसे समझते भी है। उनके निबंधों में साहित्य, इतिहास, संस्कृति, दर्शन सब एक साथ चलते हैं। आत्मीयता और भावनात्मकता कैसी है? लेखक का प्रकृति से आत्मीय संबंध पाठक में भाव जागरण करता है। उनके लेखन की मानवीय गहराई को दर्शाता है। शैलीगत विशेषताएं कि किस शैली में लिखा गया, तो इसमें वर्णन भी है, विश्लेषण भी है और भावना भी है।
तीनों ही शैलियों का इसमें संयोजन मिलता है। सहज वाक्य है, गहराई से भरे अर्थ है और ललित गद्य की सौंदर्यपूर्ण धारा है। ठीक है, तो इस तरह उनकी शैलीगत विशेषताएं। तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं अपन कि कुटज निबंध यह सिद्ध करता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध ललित निबंध के सर्वोच्च कलाकार हैं। उनकी लेखन शैली में प्रकृति प्रेम, संवेदना, दर्शन, सौंदर्य और भाषा कौशल का अद्भुत संगम है। ठीक है, तो ये आपके 3-4 प्रश्न रेडी हो चुके हैं। ठीक है, 3-4 प्रश्न आपके रेडी हो चुके हैं, आपके करने 5 ही प्रश्न हैं। अब आपका जो 1-2 प्रश्न और बचे हैं उनका एक छोटा सा वीडियो आएगा और उसमें आपकी व्याख्या वाला पोर्शन, जो पहला क्वेश्चन उसमें 3 व्याख्याएं करनी है आपको, वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए उनकी व्याख्या भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तब तक आप जो है इस वीडियो से रिवाइज करिए और ये पीडीएफ आपको जैसे ही सारे वीडियोस कंप्लीट होते हैं एक साथ आपके सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, बार बार अलग अलग पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, थैंक यू सो मच।